नमस्कार, मैं हूँ सुरभि ठाकुर और हमारे साथ जुड़ रहे सौरभ पांडे जी। मैं आपको इनका परिचय दे देती हूँ। द चौपाल न्यूज़ पोर्टल के ये संपादक है और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक है। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ माहौल रहा बिहार चुनाव का और इनके जो राजनीतिक तजुर्बे हैं उसके हिसाब से ये क्या कुछ सार निकाल पा रहे हैं और आपसे साझा करने के लिए इनके पास क्या है। चलिए सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ माहौल रहेगा इस बिहार विधानसभा चुनाव का, क्योंकि काफ़ी उलटफेर की राजनीति पहले भी हुई और चुनाव के दौरान भी। और बिहार में ये खास बात है कि यहाँ प्री पोल अलायंस तो बनती ही है लेकिन पोस्ट पोल भी बन सकती है। तो क्या कुछ लग रहा है, आप क्या साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, आप जहाँ तक अलायंस की बात कर रही हैं तो राजनीति में कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, लेकिन मैं जो बिहार के चुनाव का आकलन कर पा रहा हूँ जी, यहाँ पे कन्फ्यूज़न की स्थिति बहुत ज़्यादा है। एक तरफ तो राजद कांग्रेस का महागठबंधन अपनी दावेदारी पेश कर ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो रही वो एनडीए के लिए रही है। एनडीए में नीतीश कुमार का विरोध लगातार चिराग पासवान करते जा रहे हैं। वही चिराग पासवान बीजेपी के सपोर्ट में हैं, नरेंद्र मोदी को लगातार सराह रहे हैं, वही नीतीश कुमार को कोस रहे हैं। और तो ये समझ नहीं आ रही चीज़ें कि इलेक्शन के बाद ये सारी चीज़ें जो है ना परिणाम के बाद ही तय होंगी, किसकी कितनी सीटें आती हैं, उसके बाद कौन किससे गठबंधन करता है। तो जो अभी साथ दिख रहा है वो कल भी साथ होगा, ये कह पाना बिहार के परिप्रेक्ष्य में मुझे नहीं लगता कि अभी सही होगा। और बाकी रही बात बिहार के अब चुनावी माहौल की, तो वो तो हमेशा से बिहार का चुनावी माहौल बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी अलग रहा है। सर, बिहार में जात पात की राजनीति बहुत होती है। विकास का मुद्दा लोग कहते तो हैं, लेकिन वोट देने जब जाते हैं तो देखते हैं कि हमारी जाति का कौन है। तो इस बार भी क्या कुछ वैसा ही माहौल है, या इस बार लोग विकास की बात कर रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि अब इससे ऊपर उठा जाए? देखिए, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, सरकारें आती हैं जाती हैं, विकास का जो अपना कार्यक्रम है वो चलता रहता है। लेकिन बिहार की राजनीति से जाति हटा पाना, जाति का जो फैक्टर है उसको हटा पाना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। आज की डेट में आप इसे इनकार नहीं कर सकती कि जाति फैक्टर नहीं है बिहार में, बहुत बड़ा फैक्टर है। आज भी आप देखिए तेजस्वी यादव की रैलियों में जो लोग इकट्ठे होते हैं उनमें से आप रैंडमली नाम पूछ के देख लीजिए, 90% मोर देन 90% उनके जाति के लोग ही होंगे। मैं यहाँ किसी को ऑफेंस नहीं करना चाहता हूँ, मतलब एक जनरल बात बता रहा हूँ जो मैंने अनुभव किया कवरेज के दौरान। बाकी पार्टियों के केस में ऐसा नहीं है। जेडीयू में आप चले जाओ या बीजेपी के रैलियों में आप जाओ, वहाँ पे सभी तरीके के लोग मिलते हैं, लेकिन उनमें जो ज़्यादातर मिलते हैं, बहुतायत जो मात्रा में मिलते हैं, उन्हीं की जातियों के लोग मिलते हैं। और नो डाउट यहाँ पे अगड़ा पिछड़ा की राजनीति है, जाति को देख कर वोट किया जाता है। ये दुर्भाग्य है बिहार का, या कि आप 21वीं सदी में पहुंच चुके हो जहां पूरा देश दुनिया तरक्की की बातें करता है, वहां पे आप अभी भी जाति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हो। आप जो भी कह लो, बट ये सच है बिहार की राजनीति में कि यहाँ जाति फैक्टर है। लोग जातियों को देख करके वोट आज भी करते हैं बिहार में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, इतने सारे क्षेत्रों में गए आप, तो वहाँ जाकर आपको क्या लगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा? मैं तकरीबन 150 विधानसभाओं पे क्या कवरेज किया मैंने, और वो 150 विधानसभाएं तीनों फेज में आने वाली अलग अलग विधानसभाएं हैं। कुछ प्रमुख सीटें भी हैं, कुछ ऐसे मुख्य सीटें हैं जहाँ पे कड़ा मुकाबला है दोनों गठबंधनों के बीच में। पूरा माहौल एनालिसिस करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मुकाबला थोड़ा टफ तो है, लेकिन लोग इस बात को लगातार रिपीट करते रहे कि ऑप्शन नहीं है, महागठबंधन में उतना भरोसा वो नहीं दिखा पा रहे। चलिए, इस सवाल को मैं एक लेयर और खोल देती हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुद्दा क्या है, लोग किस मुद्दे को पकड़कर वोट करेंगे इस बार? क्या लगता है सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मुद्दा बिहार में जो सबसे अहम शुरू से रहा है, पिछले 15 सालों से रहा है, वो रहा है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त चाहिए उन्हें। फिर से ऐसा बिहार नहीं चाहिए जिसमें अपराध इतने चरम पे था, जिसमें अपहरण हो, जिसमें रंगदारी मांगी जाए, जिसमें रेप किया जाए, जिसमें लोग नई सामान खरीदने से डरे कि भाई कोई आके उनसे छीन ले जाएगा, जिसमें लोगों को सुबह निकलने के बाद शाम को लौटने की गारंटी ना हो। उन्हें ऐसा बिहार नहीं चाहिए। तो मुद्दा आज भी, चाहे ये मुद्दा किसी और तरीके से उठाया जा रहा हो, लेकिन मुद्दा आज भी बिहार में कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने का ही है। उसके साथ साथ सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, आप रोजगार की बात कर लीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तरों की बात कर लीजिए कि कितने सुधार हुए हैं इसमें। तो ये मुद्दे तो रहते ही हैं, तो प्राइमरी मुद्दे हैं, हर स्टेट में और हर जगह होता है। लेकिन जो बेसिक मुद्दा मुझे समझ आया बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का है। लोग आज भी 15 साल पहले की जो सरकार 15 साल रही उसकी यादों से अभी भी बाहर नहीं आ पाए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि लोग ऐसे ऐसे लोग मिले जो कह रहे थे कि भैया चाहे कैसे भी हो नीतीश कुमार चले जाएंगे,
लेकिन कम से कम वो नहीं चाहिए हमें वापस से, वो दौर नहीं चाहिए बिहार ऐसे का। लोग विकल्प किसको देख रहे हैं, किसकी तरफ विकल्प के तौर पर देख रहे हैं? दुर्भाग्य से अभी कोई विकल्प ऐसा सामने निकल के नहीं आया है। एक बीजेपी जैसी पार्टी भी नीतीश को अपना नेता मान रही है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। तो एन केन प्रकार मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ही रिपीट करेंगे। हो सकता है सीटें कुछ कम ज़्यादा हों, मार्जिन कम हो, बट मुझे लगता है रोते गाते किसी तरह ये रिपीट सर, कर देंगे। नेशनल पार्टी है बीजेपी, तो फिर बिहार में ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी की कि नीतीश कुमार के पीछे ही खड़ा होना पड़ता है घूम फिर कर? अब देखिए, मैं बीजेपी का स्पोक पर्सन तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा नहीं सर, मतलब क्षेत्र में जाके हाँ। कुछ अनुभव। मेरा जो अपना अनुमान है वो यही लगता है कि कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में कुछ ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स बन जाते हैं जो पार्टियों की सीमाओं से बड़े होते हैं। नीतीश कुमार वो फिगर बन चुके हैं बिहार के अंदर। अभी नीतीश कुमार के कद का अगर कोई नेता बीजेपी के पास नहीं बन पाया है तो शायद इसलिए बीजेपी बचती होगी कि हम अपना फेस नहीं देंगे। लेकिन अगर देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल, अगर भविष्य में कोई ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे दिखता है कि भाई बीजेपी सरकार बनाने के मुहाने पे खड़ी है, तो हो सकता है बीजेपी से कोई चेहरा निकल के आ जाए। लेकिन वो रिस्क लेना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है नीतीश कुमार इज द बिगेस्ट फेस इन दिस इलेक्शन। ठीक है, एनडीए का जो कार्यकाल रहा, इससे क्या जनता खुश है, ना खुश है, क्या माहौल है? 50-50 है। 50-50 लोग खुश हैं। मुद्दे क्या हैं सर? खुश होने के मुद्दे क्या और ना खुश होने के मुद्दे? खुश होने के मुद्दे ये हैं कि सड़कें बनी हैं, बिजली अच्छी मिली है, लोगों के घरों में उज्ज्वला जैसी योजनाएं पहुंची हैं, प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास से लोगों के घर बने हैं, नल जल योजनाएं तक लोगों को पानी भी सुलभ रूप से पहुंच पा रहा है। कुछ लूप होल्स जो रहा है, लोगों की जो नाराज़गी है वो ये है कि अफसरशाही बिहार में बहुत चरम पे है। यहाँ पे बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। तो ये अफसरशाही पे नकेल अगर नीतीश कुमार कस लेते हैं तो मुझे लगता है वो बेहतर मुख्यमंत्री, मतलब बेहतर तो वो हैं क्योंकि 15 साल से जनता उन्हें चुन रही है, और भी बेहतर साबित हो सकते हैं अगर इन जो कुछ लूप होल्स हैं कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जो होता है ना वो टाइम पे और सही तरीके से नहीं हो पाता है। बाकी खुश हैं लोग, बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं बिहार जिस उस मूलभूत सुविधा से भी वंचित था वो चीज़ें नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने देने का काम किया। तो उस चीज़ें से लोग जो है थोड़ा सा आश्वस्त हैं कि चलो इतना किए हैं, आगे हो सकता है कुछ बेटर करें। ठीक है, चिराग पासवान की बात करते हैं कि चिराग का जो मूड रहा इलेक्शन से पहले से ही, कहीं ना कहीं ये परिदृश्य साफ हो गया था कि हो ना हो वो नीतीश के साथ नहीं आएंगे मैदान में, लेकिन बीजेपी से विरोध भी नहीं दिखा रहे हैं। वो क्या कहेंगे, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, चिराग एक चतुर राजनीतिक घराने से आते हैं। उनके पिता रामविलास पासवान जी के बारे में सब जानते हैं, उनको मौसम विज्ञानी का तगमा दिया गया, और वो ऐसे व्यक्ति रहे कि उन्हें पहले से आभास होता था कि भैया क्या होने वाला है राजनीति में, किसकी चुनावी माहौल भाप लेते थे वो बेसिकली। तो चिराग इस माहौल में, जैसे बिहार में एक बहस छिड़ी कि एक तरफ नीतीश कुमार के जो विरोधी थे वो कैंपेन चला रहे हैं कि थके हारे लोग हैं, ये तो उम्र हो गई है, अब इनको क्या कर मुख्यमंत्री करेंगे बन के, अब किसी युवा चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए था। महागठबंधन ने अपना युवा चेहरा पेश किया तेजस्वी यादव को। ऐसे में चिराग को लगा कि एक संभावना हो सकती है चिराग के लिए भी, क्योंकि चिराग भी युवा हैं, ऑब्वियस सी बात है, पढ़े लिखे भी हैं। तेजस्वी की तरह वो 9वीं, जिनके ऊपर आरोप लगते कि 9वीं फेल हैं या 8वीं पास हैं, जो भी कह लीजिए। चिराग के साथ ये चीज़ें भी नहीं, चिराग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, चिराग की भाषाई पकड़ बहुत अच्छी है और वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर लगातार काम भी कर रहे हैं। तो एक उनका अनुभव कहीं ना कहीं तेजस्वी से ज़्यादा है, प्रशासनिक अनुभव की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ। और उनके पिताजी लगातार सत्ता में रहे तो अफसरशाही और उन चीज़ों से भी उनका अच्छा तालमेल रहा है। तो चिराग को लगा क्यों ना एक ये अपॉर्चुनिटी को हम भी कैच करते हैं और अपने आप को प्रोजेक्ट करें। मुझे ऐसा लगता है चिराग को ये लगा होगा कि गठबंधन में रहते तो वही 20-25 सीटें जो वो दे देते वो पा जाते, या उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने ताकत को आजमाने का, अपना दायरा बढ़ाने का। इसमें वो फेल होते हैं तो उनके पास खोने को कुछ नहीं है एक्चुअली। अगर अपने इस प्लानिंग में वो सक्सेस होते हैं तो उनके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, वो बीजेपी के साथ पोस्ट पोल अलायंस कर सकते हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं, तमाम चीज़ें वो हैं। लेकिन अगर वो अपने आप दायरा बढ़ाते नहीं तो राजनीति में कभी ना कभी तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। कब तक आप सेफ जोन में रह के राजनीति करोगे? सर, आप बोल रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ पोस्ट पोल अलायंस करके डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? जो दावे हैं बीजेपी के कि वो नीतीश के साथ ही खड़े हैं, फिर कैसे ये तालमेल कैसे बैठी? नहीं, मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ऐसा होने जा रहा है। मान लेते हैं 1 मिनट को कि ये संभावना सच हो जाती है, तो उस परिदृश्य में आप क्या देखते हैं? अब नीतीश कुमार को फिर खुश करने के लिए हो सकता हो केंद्र सरकार या बीजेपी वाले कुछ करें, उनके लिए भी कुछ सोच रखा हो।
अगले साल राष्ट्रपति चुनाव है, बिहार के राज्यपाल अगर राष्ट्रपति बन सकते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री भी राष्ट्रपति, कयासबाजी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सच है, मतलब एक बात कह रहा हूँ कि हो सकता है उनको राष्ट्रपति के लिए अनुमोदन किया जाए या उनको कोई और भूमिका दी जाए, तो वो तो उन लोगों के बीच की बात है। लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है कि नीतीश कुमार ऐसी ज़रूरत ही नहीं आएगी, नीतीश कुमार ही सत्ता में वापसी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी हो रही है, सीटों का मार्जिन कम हो सकता है, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी किसी को भी मतलब परेशान कर सकती है, लेकिन ओवरऑल जनता नीतीश से कुछ मामलों में दुखी है, लेकिन ओवरऑल जनता नीतीश को आज भी पसंद करती है बिहार की, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि चौथी बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, मेरा अनुमान है ये कि बन सकते हैं। अब आखिरी सवाल मैं ये करना चाहती हूँ आपसे कि बिहार में शिवसेना की एंट्री होती है, जो सुशांत सिंह वहाँ मतलब मराठी मानुस के नारे लगाते हैं। सुशांत महाराष्ट्र में इनके लिए मुद्दा नहीं होता है, लेकिन बिहार में आते ही सुशांत बिहार का बेटा हो जाता है, महाराष्ट्र का बेटा हो जाता है। ये शिवसेना की बात हो गई। नीतीश कुमार भी इनिशियली बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इसमें, सीबीआई को ट्रांसफ़र भी करवाते हैं केस। एक ऐसा लगता है जैसे कि ये कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बनेगा, लेकिन फिर अचानक से सारे मामले दब जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? राजनीतिक दबाव है या सिर्फ ये चुनावी जुमलेबाजी थी, क्योंकि चुनाव सर पर थे तो नीतीश कुमार ने जनता का रुख अपनी तरफ करने के लिए ये स्टेप लिया? देखिए, सुशांत सिंह केस को आप दो तरीके से समझ सकती हैं, एक फैक्ट्स के आधार पे, एक सेंटिमेंट्स के आधार पे। फैक्ट्स के आधार पे अगर बात करें तो एमसीबी क्लियर कर चुका है, सीबीआई की रिपोर्ट भी क्लियर कर चुकी है कि वो मर्डर नहीं था, एक सुसाइड था। तो सुसाइड के ही इर्द गिर्द उसकी जांच होनी चाहिए। अगर आप सेंटिमेंट्स की बात करें तो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक वेल सेटल्ड एक्टर जिसके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था कि जिसे वो सुसाइड जैसा स्टेप उठाए, तो मर्डर हो सकता है। ये लोगों की अपनी आशंकाएं हैं, और ये आशंकाएं इसलिए भी क्योंकि न्यूज़ चैनलों ने बढ़ चढ़ के इस पर कवरेज दिया, लोगों के दिमाग में वो बीजारोपण किया कि भैया ऐसा भी हो सकता है। तो फैक्ट्स के आधार पर चीज़ें क्लियर हैं, तो मुद्दा दबी जाना था। फिर उसको राजनीतिक तूल देने का मतलब है कि राजनीतिक रूप से त्रुटियां होंगी, फिर पलटवार होगा और कुछ उसका ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है। जब तक लोगों का सेंटिमेंट्स उससे जुड़ा हुआ था तब तक लोगों ने इसे भुनाने की कोशिश की अपने अपने तरीके से। नो डाउट सब ने भुनाया, चाहे वो मीडिया हाउस से जो, चाहे वो राजनेता हों, सब ने अपने अपने हिसाब से उसको भुनाने की कोशिश की। अब अगर बात करते हैं सुशांत सिंह के केस से आगे के एक स्टेप पे, जहाँ पे बॉलीवुड का डायरेक्ट कनेक्शन निकल के आता है और जिस तरीके, तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है लोगों का। यहाँ इससे तो भाई बड़े बड़े लोग खौफ खाते हैं, क्योंकि अब उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये बड़ी बड़ी मछलियाँ होंगी। ड्रग का कारोबार है, इतना छोटा नहीं है। तो एक अर्नब गोस्वामी की आवाज़ उठा लेने से या एक कुछ चैनल्स की आवाज़ उठा लेने से ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली हैं। इसमें सरकारों को भी कुछ सोचना होगा, बड़ा स्टेप लेना होगा, चाहे वो नीतीश कुमार हों बिहार के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके टीम के जो भी लोग हैं। इस पर एक स्ट्रॉन्ग, अगर वो चाहते हैं कि बॉलीवुड को ड्रग मुक्त किया जाए, जो उड़ता बॉलीवुड आजकल नाम दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे, अगर उससे मुक्ति चाहिए तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेनी पड़ेगी। फिर इसके लिए चाहे कितनी बड़ी बड़ी मछलियों को कुर्बानी को ना करना पड़े। चलिए बिहार चुनाव पर वापस आते हैं। सवाल ये है मेरा कि आपने काफ़ी चुनाव देखे हैं, ये चुनाव क्या उन चुनाव से अगर हम कंपेयर करके देखें तो अपने आप में खास है या अलग है, और क्यों? देखिए, 2014 के बाद से तकरीबन सभी चुनाव को काफ़ी करीब से मैंने देखा है और कवरेज भी करी है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, हर चुनाव का अपना एक अलग मुद्दा होता है, अलग कलेवर होता है और अलग तरीके से होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी समानताएं होती हैं चुनावों में। अलग कई सारी स्टेट्स में मुद्दे लगभग समान होते हैं। बिहार का चुनाव इस मायने में अलग है क्योंकि बिहार आने के बाद ये चीज़ मुझे पता चली कि बिहार में बहुत ही डाइवर्सिटी है, इतनी विभिन्नताएं हैं बिहार में, भाषा को लेकर के, खान पान को लेकर के, जातिगत विभिन्नताएं हैं। मैं तो हैरान हूँ कि मतलब बिहार के लोगों को मैं इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूंगा कि इतनी विभिन्नताओं के बाद भी वो बिहारी शब्द पे नाज करते हैं। वो हैं, अगर इतनी विभिन्नताएं मुझे लगता है कि किसी प्रदेश में होती तो वहाँ पे हर चीज़ को लेकर के संघर्ष होता है। हालांकि यहाँ भी जातीय संघर्ष रहा है, ये दुर्भाग्य रहा है बिहार का। तो बिहार का एक अलग ही है, क्योंकि आप पटना के इर्द गिर्द बैठो, आपको डेवलप बिहार दिखेगा। आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, कोसी क्षेत्र में जाओगे तो आपको बदहाली दिखेगी, फिर आप थोड़ा सा सीमांचल की तरफ जाओगे फिर आपको कुछ बेहतर दिखेगा। तो ऐसा बिहार है कि बगल में 4 लेन गुजर रहा है, बगल में ही रोड टूटी पड़ी है। तो इतनी सारी विभिन्नताएं हैं ना कि बिहार का चुनाव अपने आप में इसलिए अनोखा हो जाता है। यहाँ पे जातिगत फैक्टर बहुत हावी होता है। सबसे पहला ही मुद्दा होता है जातियों को देख करके यहाँ टिकट दिए जाते हैं, जातियों को देख के यहाँ वोट दिए जाते हैं। उसके अलावा जो सेकेंडरी मुद्दा होता है कि बिहारियों को कन्विंस करना बड़ी मुश्किल काम है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके मुद्दे ही अजीबोगरीब हैं। अगर आपने रोड बनवा दिए बिहार में तो लोग कहेंगे तो करना ही था आपको,
और बता मतलब बिहारियों को संतुष्ट रखना, क्योंकि इन्होंने इतने टाइम से बदहाली देखी है ना कि इनको सेटिस्फाइड करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम है। तो बिहारी कब किसे वोट देगा वो आप भी हम में से बैठा कोई इंसान अनुमान नहीं लगा सकता है, क्योंकि इनकी मत भाई ठीक है। अभी एक देखिए हमारे चैनल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहता है कि हम मोदी को वोट देंगे। बोला क्यों? बोला हमारा मन है तो मोदी को ही चुनेंगे। तो बिहार का ये कि भाई मन कर रहा है तो 40 में से 39 सीटें दे रहा है, मन कर रहा है 40 में से एक भी सीटें नहीं मिल रही किसी को। वो पार्टियां आरजेडी जैसी पार्टियां जो कभी एक छत्र राज करती थी बिहार में, आज उनका नाम लेवा नहीं बचा कोई लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में वही फाइट कर रहे हैं। तो ये बिहार चुनाव बिहार के बाकी चुनावों से कैसे अलग है, अगर है तो? बिहार का ये चुनाव बाकी बिहार के चुनाव से अलग इस वे में मुझे लग रहा है क्योंकि 15 साल से एक व्यक्ति लगातार शासन में हैं, तो उनके देखिए जाहिर सी बात है, सामान्य समझ की बात है कि थोड़ा मोड़ा जनाक्रोश तो हो ही जाता है लोगों में। लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 सालों में बिहार में काम नहीं हुए हैं, अगर आप निष्पक्ष रूप से देखें। सर एनडीए मतलब अगर इस गठबंधन को अलग कर दिया जाए, खोल दिया जाए, बीजेपी को सामने लेके आया जाए जदयू के, तो क्या माहौल रहेगा? तब भी क्या आप यही कहेंगे कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को पसंद कर रही है? क्या कारण कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं है? क्या बीजेपी के दम पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने बैठे हैं? बिहार की राजनीति का दुर्भाग्य ये है कि बिना एक दूसरे के सहारा लिए आप सत्ता में नहीं आ सकते। कोई भी एक पार्टी आज इस कंडीशन में नहीं है कि अपने दम पे सरकार बना ले। पिछली बार बीजेपी लड़ी तो थी अकेले, क्या स्थिति हुई उनकी। तो कहने का मतलब ये कि बिहार के राजनीतिक समीकरण ही ऐसे हैं कि आपको किसी न किसी के साथ आना है। तो नीतीश के अगर बीजेपी के दम पे नीतीश है तो नीतीश के दम पे बीजेपी सत्ता में है, भागीदार उनके। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए। और अब वो राजनीतिक बयानबाजी का क्या है भाई, जो जिसके साथ होता है उसकी वाली करता है, जो जिसके साथ नहीं होता है उसके तो राजनीतिक बयानबाजी है। अब हम जैसे लोग थोड़े ना कुछ टिप्पणी करेंगे किसी के बारे में। चलिए सर, मैं चाहती हूँ कि अब आप इस मुद्दे को कंक्लूड कीजिए कम से कम शब्दों में कि ये बिहार चुनावी दौरा कैसा रहा आप लोगों का? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही एक अलग अनुभव रहा। बिहार को मैं अगर व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं तो बिहार को लेकर के मेरे पहले से कई पूर्वाग्रह थे, लेकिन वो सारे मैं थैंक यू करता हूँ बिहार के लोगों को कि वो सब कुछ दूर हो चुका है। अभी बिहार को लेकर के मेरे जहन में बहुत सारी सुनहरी यादें, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। और बिहार कवरेज करते मैंने बहुत ज़्यादा बिहार को एक्सप्लोर किया। न सिर्फ राजनीतिक समझ बिहार की समझी, बल्कि बिहार के कल्चर से भी मैं बहुत वाकिफ़ हुआ। यहाँ के खान पान, रहन सहन और जो यहाँ का रूट लेवल का लोगों का अपने मिट्टी से जो जुड़ाव है, उस चीज़ को मैंने महसूस किया यहाँ पे। इतना कुछ बता ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि बिहार आपको लगा कैसा फिर? बिहार एक असीमित संसाधनों वाला प्रदेश है। अच्छा। बिहार बिल्कुल उस सभी जैसे दूसरे प्रदेश हैं वैसे ही एक बहुत ही बेहतरीन प्रदेश है। बस दुर्भाग्य इसका ये रहा कि एक्सप्लोर उतना नहीं हुआ है, बदनाम ज़्यादा हुआ है। अभी आप सुन रहे थे सौरभ पांडे जी को और आपने जाना कि क्या कुछ माहौल है क्षेत्र का। इन्होंने लगभग 150 विधानसभा कवर किया है और उसके हिसाब से जो कुछ था इनके पास इन्होंने हमारे साथ साझा किया। इसी तरह से तमाम बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।